हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए तबीयत ख़राब थी, ये आपको पता था। और तबीयत की हालत ये हो गई थी कि कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मुँह से। मतलब आवाज़ जो आ भी रही थी तो वो आपके समझ में नहीं आती, तो इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं बने थे। बट आज जो है मैंने इसीलिए देखिए करंट का भी एक वीडियो बनाया, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। उसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आया मैं, जो चुनिंदा 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपका पूरा केंद्रीय बजट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मिल चुका है, चैनल पे आ चुका है, आप लोग उसको देखिए। और ये जो है देखिए, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, ना आप प्रैक्टिस सेट पूरा देखेंगे, क्योंकि वो पिछले कुछ दिन से ही मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ लगभग 100, 150 तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं देखिए मेन इंपॉर्टेंट मैं जीएस है, जीएस के लिए लेके आया हूँ, जहाँ से आपको कुछ ये चीज़ें मिले। और इम्पॉर्टेंट जीएस है ये। जीएस आपको देखिए एमटीएस के लिए भी काम आएगी, और आने वाला जो यूपी ट्रिपल एससी की जो नई भर्तियां हैं उसमें भी काम आएगी, और यूपी ट्रिपल एससी का जो 2018 का वीडियो का पेपर हुआ था, ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो भी है हम लोगों का यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? देखो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो महारानी ने जो चार्टर एक्ट लागू किया था, वो पूछा गया है, दिया गया था। तो वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। तभी तो ये लोग 1602 में जो है इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन शामिल नहीं था? देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग जो था, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये इसमें गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग जो दे रखे हैं, ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनको कहा जाता था लाल, बाल और पाल। तो देखो, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन थे, लाल, बाल और पाल। तो ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। बाकी गोविंद रनाडे। ये क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे ही इसी फॉर्मेट में मिलता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी में। चलिए, बाकी एसएससी भी ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, कांग्रेस जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुए? उसके कौन से परिणाम जो हैं बाद में घातक सिद्ध हुए, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टि नीति का आरंभ, इनमें से कोई नहीं। तो यही घातक सिद्ध हुआ था कि कांग्रेसों द्वारा जो था मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये इनके लिए घातक सिद्ध हो गया था। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? देखिए, ये जो काल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपसे बहुत बार पूछ चुका है एसएससी। जब भी कभी भी किसी भी गवर्नर जनरल का काल अगर पूछते हैं तो ये जरूर पूछते हैं। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो के काल में हुआ था। ये पूरे 50 क्वेश्चंस के जो है सेट होगा एक, आपको इससे कुछ भी कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वीडियो का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए आपको क्या बोलते हैं, मतलब पर डे 50 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा आपके। इसके अलावा हिंदी का भी एक 50 सेट की मैं अभी जो है तैयारी कर रहा हूँ, वो भी आपको मिलेगा। और प्लस रीजनिंग की मैं देखता हूँ, क्योंकि देखिए रीजनिंग का खेल इस बार बहुत गंदा होने वाला है। जो वीडियो का जो पेपर होना है उसके लिए रीजनिंग का खेल बहुत गंदा होने वाला है। गंदा कैसे होने वाला है कि जो रीजनिंग होगी, जो नए पैटर्न की रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाने लगी है, वो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, और आप उसमें बिल्कुल परेशान होंगे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको परेशान और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो रीजनिंग करेंगे वो रीजनिंग ऐसी करेंगे कि आप किसी भी लेवल की एग्जाम में रीजनिंग, आप कहते हैं जो है, अगर पीओ लेवल की भी रीजनिंग लेके आते हैं तो भी आप विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे साथ यहाँ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, 5 नंबर देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था, जो पहले की संस्थाएं थी, उसमें सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये इनकी सबसे पहली प्रमुख संस्था थी। चलिए, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, चलिए देखिए, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार का प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, नहीं, ये सही नहीं है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, नहीं, ये भी नहीं था। इसने केंद्र के द्विसदन विधायिका के उन्मूलन, हाँ, ये बिल्कुल सही था। जो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें द्विसदन विधायिका जो थी उन्मूलन का इसका सुझाव दिया गया था। चलिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स
के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इन्होंने जो लिबरल पार्टी थी, कौन थी? लिबरल पार्टी। देखिए यहाँ पे लेबर पार्टी भी दे रखा, जल्दबाजी में डायरेक्टली लेबर पार्टी पे जाएंगे, लेकिन नहीं, जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स बने थे, ये लिबरल पार्टी से इन्होंने सीट ली थी। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। जो भारत पर जो है हूणों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था, तो वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए फिर एहोल, क्या लिखा हुआ है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो दोस्तों एहोल अभिलेख हैं, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित थे। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि देखिए 85 क्वेश्चन है सिर्फ ऐसे ही, तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला, जहाँ पे होता है मैं कर दूंगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन है, कई बार SSC और ये आपका जितने भी कॉमन एग्जाम जितने भी होते हैं, वनडे एग्जाम, ये सभी में पूछा जा चुका। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से लिए गए। चलिए 11 नंबर देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत जो है वो, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध जो है महायान से हो जाएगा। चलिए अकबर द्वारा बनाए गए, देखो इनमें दो चीज़ें चलती हैं, महायान और हीनयान, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत का वर्णन किया गया वो महायान में ही किया गया है। चलिए फिर अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? जो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा। तो जो अकबर द्वारा बनाया गया उपासना यानी कि पूजा करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको इबादत खाना कहा जाता था, ठीक है। दीवाने खास वो चीज़ थी जहाँ पे ये बैठ के दरबार लगाता था। नहीं, दीवाने आम था शायद वो। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखो ये तानसेन और बैजू बावरा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भले आपको एक बार बैजू बावरा के लिए कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन तानसेन, बीरबल ये सब कहाँ थे? ये अकबर के शासनकाल में थे, ठीक है। और बैजू बावरा भी उसी के दौरान जो है शामिल था। चलिए 14 नंबर देखिए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? अब देखो न्यू कैसल पोर्ट जो है ये सिंपल से बात, आपको इंडिया से तो रिलेटेड लग नहीं रहा होगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, और बंदरगाह है तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या USA, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखाएं दूरी को प्रदर्शित करती हैं, देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसमें से सही यही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट भी है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखाओं पर ही होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियाँ का सही अनुक्रम बताना है। अच्छा, उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की तरफ जाना है। देखो अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। देखो नल्ला मलाई है और अन्नामलाई है। तो देखो ये दो जो पहाड़ियाँ दे रखी हैं ये, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये कहाँ की हैं। ये सब साउथ की पहाड़ियाँ हैं। साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब था ये जो आपका पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, ये पहाड़ियाँ उन्हीं पे मिलती हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि ये उत्तर की साइड से शुरू करो, ऊपर से चलते हुए नीचे तक चले आओ कि कौन सी पहाड़ियों का सही क्रम हो जाएगा। तो इनका सही क्रम जो हो जाएगा वो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, फिर जावादी की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएंगी, सबसे लास्ट में आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? भैया ये क्वेश्चन मैं अपने जो है उसमें क्विज कराता था मैं 10 बजे, पर डे क्विज आती थी, क्वेश्चन आता था जिस पे आपकी वोटिंग अच्छी खासी अब होने लगी थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अभी वहाँ भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा जो नदी जो है वो अपना मार्ग बदलती है वो कोसी, कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, किस मृदा
प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है, जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट या रेगूर या काली मिट्टी। तो दोस्तों ये जो होती है ये लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहा है, इसी में लोहे की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये किसी काम की ही नहीं बचती है। चलिए फिर आगे देखिए, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य की बात की जा रही है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट, ये देखिए अभी मैंने जल्दी में ही इसको कंप्लीट कराया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनका लेवल एक बहुत अच्छा लेवल होगा। आपको ये क्वेश्चंस हर जगह पे देखने को मिलते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, यही वनडे एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। चलिए, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, या ऊर्जा का एक रूप है, और उपयुक्त तो सभी इसने कहा है कि सभी सही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही ये बात सही है कि सारे के सारे सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो चुंबकीय तरंग होती है उसमें, यह कण प्रकृति या एक कण प्रकृति है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें सभी सही हो जाएंगे। चलिए फिर, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किण्वन होता है, अपचयन होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, या मल्टीप्लेक्सिंग होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बायोगैस में हमेशा किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन होगा। चलिए 21 नंबर, एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, अगर कोई वर्ग है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे जैसे ऐसे करके बनी होती है ना सारणी आपकी, फिर ये जगह छूटी होती है, फिर एक यहाँ पे आता है ऐसे करके। तो जब भी कभी कोई ऐसी सारणी बनी हो, तो जब आप उसमें ऊपर से ऐसे करके नीचे की तरफ आएंगे तो उसके जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, हीलियम है, जलवाष्प। तो देखो जो विसरण होता है वो धूल कण के कारण होता है। किसके कारण होता है? धूल कण के कारण। चलिए फिर, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कोई भी यौगिक होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है, याद रखिएगा। सर्प, क्योंकि वो यौगिक होते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। सर्प विसरोधी जो है सुई किस तत्व का यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक या क्लोरीन यौगिक। तो दोस्तों वो स्वर्ण यौगिक होती है। अब देखिए, दाब का विमीय सूत्र आ गया है। तो देखो दोस्तों, जब दाब का विमीय सूत्र होता है वो होता है m, ऐसे देखिए ml-1 t-1 होता है, एक रखें, ml-1 t-2 ये होता है। l-1 है, नहीं है, l-1 है, t-2 बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा। चलिए, जैव सेल क्या होते हैं। चलिए, जो जैव सेल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल या पेट्रोल। तो दोस्तों वो कोयला होते हैं, जैव सेल। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम। तो देखो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी जो दिमाग में जितनी भी इमेजेस होती हैं, जो कैप्चर होती हैं, जो रखी रहती हैं, बाद में भी हमें पता चलती याद रहती हैं या ऐसा कुछ है, तो ये कौन सी होती हैं? ये सेरेब्रम में रहती हैं। ये सेरेबेलम मत कर लीजिएगा, सेरेब्रम होता है यादाश्त से रिलेटेड, याद के रखने की चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं ये सब सेरेब्रम में जाती हैं। चलिए 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। एक ऐसा जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो है तो पक्षी, दिखता भी पक्षी की तरीके से, लेकिन जो है इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं वो सरीसृप की जैसे होती हैं, यानी कि सांप के जैसी होती हैं। चलिए, तो कौन होता है ऐसा कि डोडो, आर्कियोप्टेरिक्स, राजहंस या माउस बर्ड। आप इसको गूगल कीजिएगा कि ये कैसा दिखता है, आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये होता है पक्षी, ये जो इसके जो तौर तरीके होते हैं वो सांप की तरीके से होते हैं, बाकी ये दिखता पक्षी की तरीके से। चलिए 29 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, सबसे सरल क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये O2 होता है। O2 को क्या कहते हैं ये मुझे आप लोग कॉमेंट में बताएंगे कि O2 को कहते क्या हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तत्व यही पाया जाता है, बाकी चलिए,
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो आपातकाल होता है, जब जैसे कभी भी कोई राष्ट्रपति शासन लग जाए, और या 3 तरीके के ये होते हैं आपातकाल, तो तीनों तरीके के आपातकाल, अगर किसी भी वित्तीय आपातकाल या इस तरीके से, तो अगर कोई भी एक ऐसा आपातकाल लग जाए तो उसके दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाता है। लेकिन उनका निलंबन करता कौन है? तो याद रखिएगा हमेशा, ये सब पावर होती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि उस समय पर सब कुछ भंग हो चुका होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? जब मैंने प्राक्कलन समिति के लिए जब मैंने क्विज डाली हुई थी, तब वहाँ पे मैंने पूछा था कि सबसे बड़ी जो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो प्राक्कलन समिति होती है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है, और ये इसमें 15 लोकसभा से होते हैं, और शायद ऐसे ही मैंने 22 या 7 8 कुछ ऐसे थे, मुझे देखिए एग्जैक्टली अभी इनकी संख्या नहीं याद आ रही है कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी लोकसभा कितनी राज्यसभा से ली जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समिति यही होती है, ठीक है। और ये इनके कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का 1 साल के लिए होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि का पैसा निकाला जा सकता है? तो देखो, जो संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा तो वो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको संसद जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ से जो संचित निधि होती है तभी आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। संचित निधि से बहुत से लोगों की सैलरी भी दी जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको अगर ये चीज़ें नहीं याद हैं तो संविधान आप एक बार फिर से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से जो विधि के समक्ष समता ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। फिर अगला देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख की गई है? अब देखो, जो संविधान संशोधन है वो भाग 20 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 20 में। इसको ज़्यादातर ऐसे करके लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से या डबल एक्स बना हुआ दिखाई देगा, तो ये भाग 20 बोला जाता है। भाग 20 में इसके बारे में दिया गया है, संविधान संशोधन के बारे में। चलिए, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है, ठीक। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में, ठीक। और ये 52वां संविधान संशोधन भी था, ये दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन था। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके लिए, अधिनियम जो है वो कब किस में है? तो ये 11वीं अनुसूची में है, भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी 9वीं अनुसूची में। तो आप मैच हो गया। देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, तो ये तो है ही नहीं, काट दीजिए। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1813, अच्छा 1800 क्या है 33 के, अच्छा लॉर्ड मैकाले था उस समय। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुआ था। चलिए, 38 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा हमेशा याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट एमटीएस में भी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमटीएस में देखने को मिलेंगे, और आप जरूर देखिएगा। 39 नंबर, निम्नलिखित में किन 2 संस्थानों का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाने जाते हैं? ये ब्रेटन वुड्स जुड़वा जो है वो आईएमएफ और विश्व बैंक को जाना जाता है। तो आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ छोड़ दीजिए, विश्व बैंक और संगठन, ये भी विश्व बैंक के साथ नहीं, विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और विश्व बैंक, ये लीजिए दोनों, ये इसके नाम से, ये दोनों जुड़वा बहन के नाम से जाने जाते हैं, जुड़वाओं के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, किस वर्ष वित्तीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों, ये देखिए, इतने बार मैं क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। ये 1949 में किया गया था, 1935 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, 41 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ? हिंदी राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदी राष्ट्र का विचार जो है मूलतः किसका था? ये बीडी सावरकर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए, भारत में आयकर है, जो इनकम टैक्स है, ये क्या है? ये एक तरीके का प्रत्यक्ष कर है और प्रगतिशील है, याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का।
चलिए फिर 44 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? हिमानी उत्तम पर्व जो हैं ये किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये मलखम्बम खेलते हैं। चलिए निफक आंदोलन के प्रेरणा जो थे वो कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। चलिए द्रकम्मा किसने चलाया था? द्रकम्मा सिक्का जो था ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों ये ग्रीक लोग जो थे इनके द्वारा ये सिक्का चलाया गया था। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए, क्या लिखा हुआ है, एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों वो तो खादर कहते हैं। खादर जो मिट्टी होती है ये पानी के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है जो पानी सूख जाने के बाद वो जमा हो जाती है और इसमें उर्वरकता इतनी ज़्यादा होती है कि आप जैसे नदियों के किनारे, तभी जो देखा होगा नदियों के किनारे जो है जो आपकी जो फसल होती है वो इसीलिए ज़्यादा अच्छी चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें नदी जो है अपने साथ में बहुत कुछ बहा के लेके आती है जो आपको खेत के लिए फ़ायदेमंद होता है। चलिए वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है थर्मोक्लाइन। क्या? थर्मोक्लाइन। इसीलिए थर्मोक्लाइन, थर्मो मतलब तापमान होता है, जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चलिए इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का जो प्रयोग था वो अल्बर्ट टायम्बी ने किया था। अल्बर्ट टायम्बी। चलिए इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ? नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से मिले हैं। फिर गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफन करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। और अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगन से। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये नतकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो ये भी धौलावीरा था, याद रखिएगा। और कृषि के ये मेहरगढ़ से था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ, या कह सकते हैं यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल था और एक ये सुतकोदाता था। सुतकोतदा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा जाता था किसका? पिग्गट का। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वन लाइनर भी थे, ये मैंने आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 50 क्वेश्चंस एसएससी के लिए तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही। इसमें जो आपके जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस थे ये आपके इंपॉर्टेंट हैं एसएससी एमटीएस के लिए। साथ ही हमारा जो पेपर अभी वीडियो का स्टार्ट होने वाला है अगले जून में 18 जून को लगभग उसकी डेट कंफर्म है। 18 जून को आपको जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। उसमें जो जीएस आनी है वो यही जीएस आनी है, इसी तरीके की जीएस वो पूछता है यूपीटीपीएससी। प्लस आपको मैं अलग से ये जो आपका यूपी का पोर्शन है वो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराऊंगा। जिस तरीके से भी मुझे बस ये है कि मैं अभी उसमें कुछ चीज़ों में काम कर रहा हूँ, वो काम होते ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने लग जाऊंगा और उसका वीडियो आने लग जाएगा। और फिर साथ में आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलेगा। प्लस आपको ये करंट भी मिलेगी
और साथ में जो रीजनिंग का है, अगर रीजनिंग किसी को चाहिए वो तभी मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग आप लोग देखते नहीं हो। इस बार जो रीजनिंग होगी वो जो यूपी है वो नए पैटर्न पे आएगा, जिसमें आपकी पजल्स भी आएंगी, सिलॉग भी आएगा। ये इस तरीके के जो बैंक का पैटर्न होता था वो वही उसी तरीके की रीजनिंग जैसे एसएससी पूछता है, जैसे अभी आपने पीटी में रीजनिंग का पोर्शन देखा होगा, उसी तरीके से थोड़ा सा और मॉडरेट हो जाएगा और वैसे ही आएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।